नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार बोल रहा हूं और पिछले कई दिनों के मुताबिक आज फिर आपके सामने आज की एक बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा के लिए मौजूद हूं। राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा है कि वो किसी से डरते नहीं हैं, वे सावरकर नहीं हैं कि माफ़ी मांगें, वे एक गांधी हैं और गांधी माफ़ी नहीं मांगते। काफ़ी हौसले की बातें उन्होंने कही है। उन्होंने अदालत के फैसले पर कुछ कहने से इनकार कर दिया और कहा कि उनकी कानूनी टीम इस बारे में बोलेगी अगर किसी को बात करनी है तो। अब राहुल गांधी का मुद्दा जो है वो दो किस्म से उसके बारे में देखने समझने की ज़रूरत है। उसका एक पहलू पूरी तरह से कानूनी है। कानूनी यह है कि लोकसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया है। दूसरा यह है कि अगर यही स्थिति जारी रहती है, उनको ऊपर की किसी अदालत से कोई राहत नहीं मिलती है, तो हो सकता है कि उनका अगला चुनाव लड़ना, अगला लोकसभा या विधानसभा कोई भी चुनाव लड़ना खतरे में पड़े। तो उनको कानूनी मोर्चे पर अभी लड़ना है। अभी सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई संभावना उनके लिए बनती है कि लोकसभा अध्यक्ष के इस फैसले के खिलाफ वो जा सकें, तो वो एक संभावना है, उसके बारे में भी उनको देखना है। वैसे आज ही एक किसी निजी व्यक्ति की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत 2 साल की सजा होने पर किसी भी सांसद या विधायक की सदस्यता जिस तरह स्वतः ही ऑटोमेटिकली खत्म होने का प्रावधान है वो असंवैधानिक है। ये प्रावधान खत्म होना चाहिए। ऐसी एक याचिका आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है। जाहिर तौर पर वह राहुल या कांग्रेस की तरफ से नहीं है, किसी और की तरफ से है। लेकिन ये याचिका जो है ये दो चीज़ों को छूने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए इस पे फैसला बहुत आसान नहीं रहेगा। और राहुल की चर्चा के दौरान ही इस पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में दो बातों को छू रही है। पहली बात तो ये कि 2013 का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था, जो केरल की एक बड़ी सीनियर और बुजुर्ग महिला वकील लिली थॉमस ने सुप्रीम कोर्ट में एक मामला लगाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनप्रतिनिधित्व कानून की ये धारा खत्म करनी चाहिए, जो कि सांसदों और विधायकों को ये असीमित छूट देती है कि वो अगर अपनी किसी सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर चुके हैं तो उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी और आगे वो चुनाव भी लड़ सकेंगे। तो लिली थॉमस का ये कहना था कि इसका बेजा इस्तेमाल करके हिंदुस्तान के नेता कोई सज़ा पाने पर भी, 2 साल या उससे अधिक की सज़ा पाने पर भी 3 महीने तक किसी अदालत में अपील कर लेते हैं। ऊपरी अदालत में अगर मामला मंजूर हो जाता है तो उसका आखिरी फैसला आने तक, यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक वो चुनाव भी लड़ते रहते हैं, उनकी मौजूदा सदस्यता भी बरकरार रहती है। तो ये राजनीति में अपराधी लोगों के इस्तेमाल करने का एक प्रावधान बन गया है, ऐसा उनका कहना था। सुप्रीम कोर्ट ने इससे सहमति जताई थी और सुप्रीम कोर्ट ने वो धारा, जनप्रतिनिधित्व कानून की वो धारा खत्म कर दी थी, जिस धारा के तहत नेताओं को ये अधिकार मिल जाता था कि वो ऊपरी अदालत में अपील करें और वहाँ से आखिरी फैसला, सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसले तक चुनाव लड़ते चले जाएं। अब इसके साथ एक दिक्कत आ गई। उस समय केंद्र की यूपीए सरकार लालू यादव की पार्टी के समर्थन से भी चल रही थी। 2013 की बात है ये। तो और भी नेता थे कुछ पार्टियों के ऐसे जिनके ऊपर ऐसा खतरा था। तो उस समय ये बात हुई कि एक अध्यादेश लेके आया जाए। अध्यादेश लाके सुप्रीम कोर्ट ने जिस धारा को, जिस प्रावधान को खत्म किया है, उसको जोड़ा जाए। उस अध्यादेश में जिक्र किया गया था कि अदालत का फैसला आने पर
किसी भी निर्वाचित सांसद या विधायक को 3 महीने का वक्त मिलेगा, उतने समय में वे ऊपरी अदालत में अपील कर दें। वहाँ अगर उनकी अपील मंजूर हो जाती है, दाखिल हो जाती है, तो जब तक आखिरी अदालत का कोई फैसला नहीं आएगा तब तक वे चुनाव लड़ते रह सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि हमने पिछली बार इस मुद्दे पर जब बात की थी तो ये चर्चा की थी कि दिल्ली के प्रेस क्लब में राहुल गांधी ने जाकर तमाम लोगों के सामने मनमोहन मंत्रिमंडल में मंजूर किए गए और राष्ट्रपति को भेजे जा चुके इस अध्यादेश की कॉपी को फाड़कर फेंक दिया था। इसको टोटल नॉनसेंस कहा था। अब अगर वो कानून उस समय अध्यादेश के थ्रू वो कानून बन गया रहता तो आज वो राहुल गांधी के काम भी आ सकता था। लेकिन खैर, वो तो 2013 में वो बात खत्म हो गई, वो संभावना खत्म हो गई। यहाँ पर आज जब कांग्रेस पार्टी पूरे देश में भाजपा के, मोदी सरकार के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, उस वक्त ये बात याद रखने की है कि यूपीए सरकार का मनमोहन मंत्रिमंडल का वो अध्यादेश मंत्रिमंडल के पहले कांग्रेस पार्टी की मंजूरी पाया हुआ था और कांग्रेस की एक सर्वोच्च सत्ता ने उसको मंजूरी दी थी। कांग्रेस की जिस बैठक में उस अध्यादेश को मंजूर किया गया था, उसकी अगुवाई सोनिया गांधी ने की थी, जो कि उस वक्त कांग्रेस प्रेसिडेंट थी। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि राहुल गांधी ने प्रेस क्लब में जिस अध्यादेश को फाड़कर फेंका था और उस अध्यादेश को उनकी मां ने कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए पारित किया था, वो यूपीए की चेयरपर्सन भी थी और उनकी सरकार ने भी उसको पारित किया था। उसके बाद राहुल ने उसको फाड़ा था। खैर ठीक है, राहुल गांधी ने उसको फाड़ा, आज वो उसकी रियायत पाने से वंचित भी हो रहे हैं, लेकिन वो भी एक अलग मुद्दा रहा। अब अभी हम इस पे आना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने नेताओं के कानून के बेजा इस्तेमाल का जो मुद्दा था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उसके खिलाफ भी एक तर्क है। खिलाफ तर्क नेताओं की तरफ से है, राजनीतिक दलों की तरफ से है। वो ये है कि कोई भी व्यक्ति एक फर्जी किस्म की शिकायत लेकर, थोड़े से गढ़े गए सबूतों को लेकर किसी भी नेता को एक निचली अदालत से सजा दिलवा सकते हैं। ये बहुत मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है। कई फर्जी मामलों में ऐसा होता है। और अगर निचली अदालत से किसी नेता को सजा मिल गई तो उसका मतलब ये होगा कि उसकी संसद या विधानसभा की सदस्यता आनन फानन खत्म हो जाना, जैसा कि राहुल गांधी के मामले में अभी किया गया है। सदस्यता खत्म होने के साथ साथ 6 साल तक उनके किसी भी चुनाव लड़ने पर रोक लगना। तो नेताओं का, राजनीतिक दलों का ये मानना है कि ये एक अलग किस्म की बेइंसाफ़ी है जो कानून और अदालतों का बेजा इस्तेमाल करके की जा सकती है। और इस बेजा इस्तेमाल करने का नतीजा ये रहता है कि 15 साल, 20 साल हिंदुस्तानी अदालतों में आम बात है। सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला आने में 15-20 साल भी लग जाते हैं कई मामलों में। तो तब तक अगर कोई नेता चुनाव न लड़ सके तो उसकी पूरी राजनीतिक जीवन उसका खत्म हो जाता है। तो दोनों तरफ के एक एक तर्क हैं। अदालत में पहुंची हुई केरल की महिला वकील का तर्क ये था कि नेता बेजा इस्तेमाल करते हैं और अदालत में अपील करके वो 10-15 साल तक चुनाव लड़ते रहते हैं। नेताओं और राजनीतिक दलों का कहना है कि उनके खिलाफ इसका बेजा इस्तेमाल होने का खतरा है। कुल मिला के दोनों खतरे इसलिए हैं कि हिंदुस्तान की अदालतों में 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाते हैं किसी मामले का फैसला आने में। ये तो खैर कानूनी बात हुई। राहुल गांधी की और कांग्रेस की कानूनी टीम आने वाले दिनों में, अगले 30 दिनों के भीतर जो कुछ इसमें कर सकेगी करेगी। अब मैं इसके दूसरे पहलू पे आता हूं जो कि राजनीतिक पहलू है। कल से आज तक हुआ यह है कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर सबसे कड़ी प्रतिक्रिया दिल्ली विधानसभा के भीतर और विधानसभा के बाहर वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आई है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या क्या नहीं कहा है।
उन्होंने नरेंद्र मोदी को देश के इतिहास का सबसे अनपढ़ प्रधानमंत्री कहा है। उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता को बर्खास्त करने का जमकर विरोध किया है। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अरविंद केजरीवाल उसी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं जिस पार्टी को अलग अलग कई प्रदेशों में कांग्रेस के खिलाफ एक वोट कटवा पार्टी कहा जाता है कि ये कांग्रेस के वोट काटकर बीजेपी को दिलवाती है और बीजेपी के हाथ मजबूत करती है। लेकिन देखने की बात यह भी है कि पिछले कुछ महीनों से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के दो बड़े ताकतवर मंत्री जिस तरह केंद्रीय जांच एजेंसियों के घेरे में आकर जेल में पड़े हुए हैं, उससे भी अरविंद केजरीवाल हो सकता है कि सच ही बौखलाए हुए हों और नेताओं की किसी बात पर कोई भरोसा ज़्यादा किया नहीं जा सकता। तो ये भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जनता के सामने एक रुख दिखा रहे हों कि वो राहुल के इस हद तक साथ हैं और मोदी के इस हद तक खिलाफ हैं। मैं उनकी नीयत की ईमानदारी और बेईमानी पे अभी जाना नहीं चाहता, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी तक, ममता बनर्जी ने भी बहुत ही कड़े शब्दों में राहुल की सदस्यता खत्म करने का विरोध किया है। उन्होंने मोदी सरकार की जमकर आलोचना की है। अब ये समझने की ज़रूरत है कि ये दोनों ही पार्टियां, आम आदमी पार्टी और ममता की तृणमूल कांग्रेस, ये राहुल की कांग्रेस से तिरछे तिरछे ही चल रहे हैं लंबे समय से। इनका कोई तालमेल नहीं है कांग्रेस से। अब मैं एक तीसरी पार्टी की तरफ आना चाहता हूं, महाराष्ट्र की शिवसेना। उसके दो सबसे बड़े नेता उद्धव ठाकरे और संजय राउत, इन दोनों ने जमकर राहुल गांधी का साथ दिया। सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर लिखा। लेकिन आप राहुल गांधी का रुख देखिए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने बैठे ठाले, मेरा ये मानना है कि बिना किसी ज़रूरत के उन्होंने सावरकर का जिक्र छेड़ा और कहा कि मैं सावरकर नहीं हूँ जो मैं माफ़ी मांगूँ। अब हालत ये है कि सावरकर के मुद्दे पर, सावरकर की आलोचना करने पर महाराष्ट्र के गठबंधन राजनीति में शिवसेना और कांग्रेस के बीच पहले भी तनातनी हो चुकी है। सावरकर को भाजपा भी मानती है, शिवसेना भी मानती है। तो भाजपा पे हमले के लिए तो राहुल का ऐसा कहना जायज़ हो सकता है, लेकिन जो शिवसेना खुद होकर कल से आपका साथ दे रही है, क्या उसके एक आदर्श पुरुष को इस तरह से लताड़ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या ये जायज़ था? और जायज़ से बढ़कर क्या ये ज़रूरी था? राहुल गांधी के साथ एक दिक्कत मुझको लगातार लगती है। राहुल गांधी अपने निजी एजेंडा पे चलते हुए व्यवहारिक राजनीति को कई बार दरकिनार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ये नहीं देखा कि जो शिवसेना जमकर साथ में खड़ी हुई है, उस शिवसेना को ज़बरदस्ती क्यों कोंचा जाए, ज़बरदस्ती उनको क्यों परेशान किया जाए, ज़बरदस्ती महाराष्ट्र की जनता के बीच शिवसेना को क्यों नीचा दिखाया जाए कि जो सावरकर को कोस रहा है, गाली दे रहा है, उसको बचाने की बात उद्धव ठाकरे और संजय राउत कर रहे हैं। तो अपने सहयोगियों, समर्थकों के लिए ऐसी दिक्कत खड़ी करना, ये राहुल गांधी की एक नासमझी है। ऐसी ही दूसरी नासमझी कुछ महीने पहले उन्होंने दिखाई थी, जब उन्होंने कांग्रेस के, शायद जयपुर का ये कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने बैठे ठाले उस समय ये कहा, क्षेत्रीय दलों की जमकर उन्होंने आलोचना की। अरे कांग्रेस का देश में आज अस्तित्व क्षेत्रीय दलों के साथ है। क्षेत्रीय दलों के बिना तो कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व इतना छोटा रह गया है कि वो देश का सबसे छोटा राज्य बन गए हैं। ऐसी हालत कांग्रेस की हो गई है। इस हालत में आप क्षेत्रीय दलों की राजनीति से असहमत हो सकते हैं, लेकिन क्या सार्वजनिक रूप से उनके लिए परेशानी खड़ी करना, उनके वोटरों के बीच उनको नीचा दिखाना, ये समझदारी की बात है? तो राहुल गांधी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक बड़ी चोक की है सावरकर के ऊपर, बिना ज़रूरत एक हमला करके, मैं उसके तरफ ध्यान दिलाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि संसद की सदस्यता खोना
अगला चुनाव लड़ने की संभावना को शायद खोना या न खोना, जो भी नौबत आती है, ऐसे में राहुल गांधी के सामने एक बहुत बड़ी संभावना आज आकर आ खड़ी हुई है। वो आज अगला चुनाव न लड़ने वाले एक नेता के रूप में, या अगर लड़ते भी हैं तो प्रधानमंत्री पद का दावा न करने वाले नेता के रूप में मोदी के खिलाफ एक विपक्ष को एकजुट करने वाले एक बड़े नेता हो सकते हैं। कांग्रेस की संभावना से अधिक वे विपक्ष की संभावना बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें अपने शुभचिंतकों को कोंचना, उनको बैठे ठाले परेशान करना बंद करना पड़ेगा। थोड़ा उदार होकर सोचना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि उनकी मां सोनिया गांधी और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये पार्टियों से बात करके उनसे रिश्ते सुधारें और राहुल गांधी की जब जहां जैसी मर्जी हो उन रिश्तों को बिगाड़ दें। ये अब नहीं चलने वाला है। आज मोदी सरकार की कार्रवाई से, चाहे वो अदालत में भाजपा के एक एमएलए के पिटीशन से हो, चाहे लोकसभा में भाजपा के मनोनीत लोकसभा अध्यक्ष के फैसले से हो, जो नौबत आई है, ये नौबत विपक्ष की एक अभूतपूर्व एकता की संभावना लाई है। राहुल गांधी को इस संभावना को ठोकर नहीं मारनी चाहिए, जो कि वो अक्सर बीच बीच में बिना जरूरत उस अंदाज में मारते हैं कि सड़क पर कुछ लड़के जाते रहते हैं और खाली पड़ी हुई किसी बोतल को ठोकर मारते मारते आगे ले जाते हैं। उनको ये रुख अपना छोड़ना होगा। उनके साथ आज देश की हमदर्दी है। इस हमदर्दी में हमदर्द लोगों को साथ रखना उनको आना चाहिए। भारत की राजनीति आज गठबंधन की राजनीति रह गई है, चाहे वो सत्ता का गठबंधन हो चाहे विपक्ष का। राहुल गांधी कांग्रेस के बदौलत, अकेले कांग्रेस के बिना पर कुछ भी नहीं है। कांग्रेस उनको एक सांसद से अधिक कुछ नहीं बना सकती अगर कानून से इजाज़त मिल जाएगी तो। अगर उनको कांग्रेस के सांसद से बड़ा नेता बनना है तो उनको बाकी पार्टियों के साथ रहना सीखना पड़ेगा। आने वाले दिन बहुत ही नाजुक हैं। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के लोग भी राहुल को बारीकी से देख रहे हैं। उनको ज़रूरत से ज़्यादा बोलना, ज़रूरत से तीखा बोलना, गैर जरूरी बातों को बोलना बंद करना चाहिए। मैं भारतीय लोकतंत्र के एक शुभचिंतक की हैसियत से उनको ये नसीहत दे रहा हूँ। मेरा कांग्रेस का शुभचिंतक होने का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष का शुभचिंतक हूँ। इसलिए मैं उनको ये सलाह दे रहा हूँ कि वो अपने पर काबू रखें। उनके सामने बड़ी संभावनाएं हैं। उनको अभी गुजरात से लेकर असम तक एक और भारत जोड़ो यात्रा पर निकलना चाहिए। ऐसे कई काम वो कर सकते हैं। आगे देखें वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। आज की मेरी बात यहीं तक। हम आपसे कल किसी और मुद्दे को लेकर मिलने की कोशिश करेंगे। तब तक नमस्कार।